Let's Mike bookmark. आंदोलनों से गुजरे हुए और गुजर रहे देश अक्सर अपने साथ एक क्रांतिकारी इतिहास लेकर चलते हैं। यह इतिहास वहाँ के लोग, संस्कृति और यहाँ तक कि पॉलिसीज में भी प्रभावित होता है। अखबार की हेडलाइन से परे जब हम उन जुल्मों के बारे में सोचते हैं जो बेकसूर लोगों पर हुए, हमें एहसास होता है एक समानता का। यह समानता है शोषण की, विद्रोह की और अंत में एक पहचान की। लेट्स माइक के बुकमार्क सेगमेंट में आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो बगावत, विद्रोह और क्रांति को बहुत करीबी से मानवाधिकार और इंसाफ से जोड़ती है, जिसे लिखा है ईरान की पहली महिला जज और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता शिरीन एबादी ने। किताब का नाम है आज का ईरान। यह किताब एबादी की आत्मकथा के साथ साथ ईरान की भीतरी राजनीति, विचारधारा और समाज की गहराई से पड़ताल है। इस किताब के जरिए हम समझेंगे कि शाह की तानाशाही से लेकर खुमैनी की थियोक्रेसी तक और वहां से आज तक के ईरान का सफर कैसा रहा है। एक ऐसा देश जो कभी शाह की राजशाही से भरा था, फिर क्रांति से बदला और आज दुनिया की सबसे पेचीदा कूटनीति और टकराव का केंद्र बन चुका है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जारी है और अब इस उबाल में एक पुराना पर सक्रिय किरदार शामिल हो चुका है, ईरान। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आवाज की जो इस बदले हुए ईरान की गवाह भी रही है, शिकार भी और विरोध की सबसे मजबूत मिसाल भी। ईरान की राजनीति को समझना आसान नहीं। यह देश एक साथ कई चेहरों में जीता है। एक क्रांतिकारी राष्ट्र, एक धार्मिक सत्ता, एक क्षेत्रीय ताकत और एक जनता की आवाज से जूझता समाज। वह किसके लिए बोलता है और किसके खिलाफ, किससे लड़ रहा है और क्यों, इन जटिल सवालों को सुलझाने में मदद करती है यह किताब आज का ईरान। यह किताब न सिर्फ ईरान के भीतर झांकने का मौका देती है, बल्कि हमें यह भी समझाती है कि वह दुनिया में क्या चाहता है और इस चाहत का असर इस वक्त कैसे पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। 1979 से पहले का ईरान बाहरी तौर पर आधुनिक लेकिन अंदर से दबा हुआ था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार अमेरिका परस्त थी, लेकिन जनता को ना राजनीतिक आज़ादी थी ना अभिव्यक्ति की। एबादी उस दौर में जज थी, लेकिन वह अदालतों की लाचारी से भी वाजिब थी। उनने एक वाक्य में कहा, मैं कानून जानती थी, लेकिन कानून को इंसाफ से जोड़ना भूल चुकी थी यह सत्ता। 1979 में जब इस्लामी क्रांति हुई और आयतुल्लाह खुमैनी ईरान लौटी, तो बहुतों की तरह शिरीन एबादी ने भी उम्मीद की कि यह क्रांति लोकतंत्र और न्याय लाएगी। एबादी लिखती हैं, हमने अपने घरों की छतों से नारे लगाए अल्लाहू अकबर, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी आवाज़ों को फिर हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। और वही हुआ। क्रांति के बाद औरतों को घरों में बंद किया जाने लगा, सर पर जबरदस्ती हिजाब थोपे गए और शिरीन एबादी को जज की कुर्सी से सिर्फ एक औरत होने के कारण हटा दिया गया। जज बनने के बाद जब एबादी को बर्खास्त किया गया, तो उन्होंने चुप रहने के बजाय इंसाफ का नया रास्ता चुना। उन्होंने वकील बनकर उन बच्चों, महिलाओं और एक्टिविस्ट्स का केस लड़ना शुरू किया जिन्हें राज्य ने दबा दिया था। एक जगह वो लिखती हैं, मैं अदालत की बेंच से उतरी जरूर, लेकिन इंसाफ के रास्ते से नहीं। यह किताब सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है, यह एक औरत की जिंदगी के जरिए ईरान के पूरे समाज, राज्य और धर्म की जटिलताओं को समझने का दस्तावेज है। एबादी बताती हैं कि कैसे इस्लामी सरकार ने धीरे धीरे लोकतंत्र का गला घोटा, महिलाओं को दोयम दर्जे का बना दिया और अदालतों को सिर्फ धर्म का उपकरण। क्रांति से हमने न्याय मांगा था, लेकिन हमें चुप्पी मिली। किताब का यह एक वाक्य पूरी क्रांति का सार बताता है। अगर आपको आज के वक्त में ईरान और इजराइल और पश्चिम एशिया के संघर्षों में दखल समझना है, तो यह जानना जरूरी है कि ईरान का अतीत क्या है और उसने किन ऐतिहासिक मोड़ों पर अपनी राजनीति, समाज और विचारधारा को बदला है। और यही वजह है कि शिरीन एबादी की किताब आज का ईरान आज के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इस्लामी क्रांति ने एक तानाशाही को उखाड़ फेंकने का सपना दिखाया, लेकिन उस सपने की जगह एक धार्मिक सत्ता ने ले ली, जिसने लोकतंत्र, स्त्री अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया।
आज का ईरान एक ऐसे समय का दस्तावेज है जब ईरान धीरे धीरे एक रिग्रेसिव समाज में बदल रहा था। किताब के जरिए हम समझते हैं कि किस तरह शाह के तख्ता पलट के बाद खुमैनी की सत्ता ने न्यायपालिका और कानून को धर्म आधारित शासन में बदल दिया और कैसे ईरान की विदेश नीति धीरे धीरे धार्मिक विचारधारा से संचालित होने लगी। आज जब हम ईरान को इजराइल या अमेरिका के संदर्भ में देखते हैं तो शिरीन एबादी की बातें हमें याद दिलाती हैं कि यह वही देश है जहां कभी लोकतंत्र का सपना देखा गया था, मगर इतिहास ने उस सपने को किस तरह मोड़ दिया यह जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए यह किताब को पढ़ना या इस पर बात करना सिर्फ एक अतीत की चर्चा नहीं, बल्कि आज की घटनाओं को गहराई से समझने का जरिया भी है। आज अगर हम वेस्ट एशिया की राजनीति की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ईरान ने हाल ही में इजराइल पर हमला क्यों किया। यह हमला सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि वर्षों से सुलगती उस विचारधारा का परिणाम है जिसे ईरान खुद को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस मानता है। इस धुरी में वह हमास, हिजबुल्लाह और हुती जैसे गुटों को समर्थन देता है जो फिलिस्तीन और लेबनान में इजराइल के खिलाफ संघर्ष करते हैं। लेकिन ये कहानी एक तरफा बिल्कुल नहीं है। इजराइल की ओर से भी फिलिस्तीन में जो हुआ वह इतिहास की पीड़ादायक परतों में दर्ज है। गाजा पर बमबारी, बस्तियों का विस्थापन, बच्चों और महिलाओं की मौतें और एक पूरे समुदाय की पीढ़ी दर पीढ़ी असुरक्षा में जीने की मजबूरी। और फिर आती है अमेरिका की भूमिका। एक तरफ अमेरिका ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है जिससे आम जनता की जिंदगी और महंगाई से त्रस्त हो जाती है। दूसरी तरफ वह खुद को लोकतंत्र और शांति का रक्षक बताता है। शिरीन एबादी इस दोहराव की आलोचना करती हैं। एक जगह वह लिखती हैं, अमेरिका की नीतियां ईरान के चरमपंथी तत्वों को मजबूती देती हैं। वे आम जनता को तोड़ती हैं लेकिन शासन को और कठोर बना देती हैं। उनका मानना है कि अगर दुनिया को ईरान को लेकर नीतियां बनानी है तो उन्हें धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक प्रतिरोध के साथ साथ सामान्य लोगों के हकों को भी समझना होगा। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान फिर सुलग उठा। हिजाब के नाम पर मार दी गई इस लड़की ने सैकड़ों लड़कियों को सड़क पर उतारा। एबादी इस क्रांति को अलग मानती हैं क्योंकि यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि आत्मा की भी लड़ाई है। आज जब ईरान और इजराइल युद्ध के मुहाने पर है, अमेरिका फिर एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है और ईरान अंदर से टूट रहा है। इस समय यह किताब हमें याद दिलाती है कि असली बदलाव मिसाइल या बम से नहीं, इंसानों की सोच से आता है। शिरीन एबादी की जिंदगी और उनकी किताब आज का ईरान हमें बताती है कि एक मुल्क की सच्चाई सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस से नहीं समझी जा सकती। यह किताब हमें सिखाती है कि सत्ता चाहे शाह की हो या मौलवी की, अगर वो इंसाफ को कुचलती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और यह भी कि औरतें सिर्फ क्रांति का शिकार नहीं होती, कई बार वह उसकी अगुवा भी होती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको लगता है कि धर्म और राजनीति को अलग रखा जा सकता है। और अगली बार बुकमार्क में हम फिर मिलेंगे एक और किताब के साथ जो समझती है समाज की धड़कनों को। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।